नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं एसटेट टीजीटी पीजीटी संस्कृत विषय की तैयारी। तो जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है हम वही करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ। तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए ही बनाई गई है। तो यहाँ पर हमने 9th क्लास की, अभी तक हमने छठी से लेकर के 8th क्लास तक की सभी क्लासेस कर ली है और 9th क्लास का भी हमने पार्ट 1 कर लिया है। तो आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये हमारा आता है कक्षा 9th का पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि जो हमारी 9th क्लास की पुस्तक है सेमुषी प्रथमो भाग, तो यहाँ पर ये जो सेमुषी है इसका अर्थ क्या है ये भी हमसे पूछा जाता है। मैं आपको पार्ट 1 में बताना भूल गई थी कि इसका अर्थ भी हमसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी सेमुषी है प्रथमो भाग 9th क्लास की जो पुस्तक है, सेमुषी का अर्थ क्या है वो हम, ये जो सेमुषी है इसको हम बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्धि। सेमुषी का मीनिंग क्या होता है? बुद्धि। और इसके वैसे एक और अर्थ भी निकलता है, वो किस प्रकार से है वो मैं आपको अवश्य बताऊंगी। मैंने इसी क्लास में वो क्वेश्चन ऐड किया है जो हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम में आया है, एचटेट 2022 और 23 के एग्ज़ाम में। तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि सेमुषी या रुचिरा या किसी भी पुस्तक को लेकर के जो उसके पुस्तक का नाम का अर्थ होता है वो किस प्रकार से पूछा जाता है। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। अभी तक की क्लास में हमने पार्ट 1 में, जैसे ये हमारे पार्ट है, कितने पार्ट है इसके अंदर? टोटल 10 पार्ट है, जिसमें से हमने यहाँ तक कर लिया था सुक्ति मुक्ति कमते गोदोहनम कर लिया, स्वर्ण काकह कर लिया, भारती वसंत गीति ही कर लिया। आज के क्लास में हम यहाँ से शुरू करेंगे जो हमारा ये भ्रांतो बाल है पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 5। ये देखो सबसे पहले यही निकल गया, पहले यही बता देती हूँ। सेमुषी इत्यस्य समुचितो अर्थो अस्ति। क्या है सेमुषी का समुचित अर्थ? तो ये हमसे पूछा गया है, तो ये हमारा हो जाएगा। ये देखो ये सेमुषी है, तो यहाँ पर सरित नहीं होगा, वाग्वर्तनी नहीं होगा, और ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बुद्धि। सेमुषी का उचित अर्थ पूछा गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बुद्धि हो जाएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है सेमुषी से ही रिलेटेड, वो और दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, सेमुषी इत्यस्मिन् सी सेह इत्यस्य कह समुचितो अर्थ है। मतलब ये जो सेमुषी शब्द में ये जो से दिया हुआ है, सी पहले ये सी है, फिर सी से ये शे बना है, तो इस से का जो अर्थ है, अलग से का अर्थ पूछा गया। देख लो आप कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सेमुषी शब्द का पूरा अर्थ पूछा गया तो इसका अर्थ क्या था? बुद्धि। लेकिन जब इसका अलग अलग अर्थ पूछा गया, से का अर्थ पूछा गया, से क्या है, तो यहाँ पर हमारा जो शे है उसका अर्थ क्या है? मोह। क्या है? से का अर्थ मोह। से का अर्थ मोह है। और पूरा सेमुषी का अर्थ क्या है? पूरा सेमुषी का अर्थ क्या है? बुद्धि। तो ये आप अच्छे से याद रखोगे, ये पूछा जाता है। पूरा सेमुषी जो है, पूरी जो हमारी सेमुषी पुस्तक का नाम है, इसका अर्थ क्या है? बुद्धि। और से अगर पूछ लिया जाए तो ये हमारा मोह हो जाएगा। ये दोनों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। चलिए अब हम करते हैं पार्ट से शुरू। तो यहाँ तक हमारा पार्ट था जिसमें हमें ये था कि आपको थोड़ा सा PDF प्रोवाइड किया जाए, लेकिन आगे का जो होगा हमारा आज की क्लास का जो होगा उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको बताने के लिए है कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, आपको इसका कोई भी PDF वगैरह नहीं दिया जाएगा। और मैं आपको बता देती हूँ जो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, जिसमें आपको, अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रखा है और आपको डेली क्लासेस चाहिए तो
समर्पण संस्कृत क्लासेस सेम यही नाम है। इससे आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, और सर्च से नहीं मिलता है तो आप इसको जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके अबाउट में लिंक देख सकते हैं। उस लिंक से आप क्लिक करोगे तो टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पाठ है षष्ठ है, पाठ है भ्रांतो बाल है। क्या है? षष्ठ है, पाठ है भ्रांतो बाल है। पाठ का नाम क्या है? भ्रांतो बाल है। अब आप पूछोगे भ्रांतो बाल है का मीनिंग क्या है? तो यहाँ पर है कि जो भ्रांत अर्थात जो भ्रमित हो गया है, गुमराह हो गया है, बाल है अर्थात बालक, कि ऐसा बालक जो भ्रमित हो गया है। इसमें क्या कहा गया है? सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये जो भ्रांतो बाल है पाठ है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से। कहाँ से लिया गया है? प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से ये पाठ लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से लिया गया है। ये ग्रंथ आपको अवश्य याद रखना है कि जो भ्रांतो बाल है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये प्रौढ़ पाठावली इस ग्रंथ से लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक की कथा का चित्रण किया गया है। मतलब ये जो भ्रांतो बाल है ये एक कथा है, और इसमें एक ऐसे बालक की कथा का चित्रण किया गया है जिसका मन जो है, जो बालक है उसका मन पढ़ने में नहीं लगता है, उसका पढ़ने में बिल्कुल भी रुचि नहीं होती है। उसका मन सारा दिन खेल कूद में लगा रहता है, वो सारा दिन खेल कूद करता रहता है। वो जिससे भी पूछता है कि आ जाओ हम खेलते हैं, अपने दोस्तों से, मित्रों से, किसी से भी, तो उसके जो दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, वो क्या करते हैं? वो सभी ये बोलते हैं कि हम नहीं खेल सकते हैं, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन वो सारा दिन खेलना चाहता है और उसके साथ कोई नहीं खेलता है। इस पर अंत में, कहानी के अंत में क्या होता है कि वो बालक भी, जो भ्रमित हुआ बालक है, वो भी अपना अध्ययन करने में ही लग जाता है, क्योंकि उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं होता है। और आपको पता है कि अगर हमारे साथ कोई खेलता नहीं है तो हम किसके साथ खेलेंगे? अकेले कोई खेल नहीं खेला जाता है। इसलिए इस पाठ में यही शिक्षा दी गई है कि हमें खेल कूद नहीं करनी चाहिए, हमें खेल कूद के साथ साथ अपना अध्ययन भी करना चाहिए, अपनी पढ़ाई भी करनी चाहिए। अब यहाँ पर व्याकरण से रिलेटेड एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र पूछा जाता है। वैसे ये कारक में भी दिया हुआ होता है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। ये सूत्र है हमारा यस्य च भावेन भावलक्षणम। यस्य च भावेन भावलक्षणम, ये हमारा सूत्र है। और एक एग्जाम्पल दे करके पूछा गया था कि ये एग्जाम्पल किस सूत्र का है, और या फिर ये पूछा गया था कि इसमें सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, और यही सेम एग्जाम्पल हमसे पूछा गया था। उदिते सवित्री कमलम विकसति। उदिते सवित्री कमलम विकसति। तो ये जो हमारा उदाहरण है, ये उदाहरण किस प्रकार से पूछा गया था? तो ये एग्ज़ाम में आया था कि उदिते डैश कमलम विकसति। तो यहाँ पर सवित्री हुआ था सही। हमारा ऑप्शन में दिया गया था सवित्री की बड़ी ई की मात्रा लगा दी गई थी। दूसरा ऑप्शन दिया गया था सवित्रे पर ए की मात्रा लगा दी थी, सवित्री बना दिया था, और सवित्री। तो हमारा राइट ऑप्शन था सवित्री, जो आप ये देख रहे हैं सवित्री। तो यहाँ पर क्या कहता है ये सूत्र? यस्य च भावेन भावलक्षणम। ये सूत्र कहता है कि जहाँ एक क्रिया के होने से, क्या है यहाँ पर, जैसे सूर्य के उदय होने पर कमल खिल रहा है, तो यहाँ पर पहली क्रिया क्या है? सूर्य का उदय होना, और दूसरी क्रिया है क्या है? कमल का विकसित होना। तो यहाँ पर कहा गया है कि जहाँ एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया के होने का ज्ञान होता है,
तो पहली क्रिया में क्या होती है, हमारी सप्तमी विभक्ति होती है। क्या होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर सूर्य उदय हो रहा है, तो सूर्य उदय होने के बाद ही कमल खिल रहा है। ऐसा नहीं है कि जो का हमारा कमल है वो रात्रि में ही खिल जाएगा। इसीलिए इसमें कहा गया है कि जहाँ एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया पहली क्रिया के ऊपर आश्रित हो, अर्थात पहली क्रिया होगी तभी सूर्य खिले तभी कमल खिलेगा। जैसे बोला जाता है कि सूर्य उदय हो गया है और हम सब उठ गए हैं, तो क्या हम सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं? कोई एक आध ही होगा, वो भी उनको मतलब टाइम होगा कि हमारा 4 बजे का समय है, हम 4 बजे उठेंगे। तो 4 बजे से ये एग्जाम्पल ले लीजिए कि कहा गया है कि 4 बज गए हैं और हम सब उठ गए हैं। तो अगर 4 नहीं बजता तो क्या हम सब उठ जाते? तो इसीलिए कहा गया है कि पहली क्रिया क्या है यहाँ पर, सूर्य का उदय होना, और दूसरी क्रिया क्या है, कमल का खिलना। तो पहली क्रिया में क्या हो जाएगी, हमारी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। और वो सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हो रही है, वो हो जाएगी हमारी यस्य च भावेन भाव लक्षणम। इस सूत्र से सप्तमी विभक्ति होगी। ये आप याद रखना, ये पूछा भी गया था, इसलिए आपको बताया गया है। आगे आता है हमारा अगला पाठ का नाम है प्रत्यय अभिज्ञानम। क्या है पाठ का नाम? प्रत्यय अभिज्ञानम। सप्तम है पाठ है। प्रत्यभिज्ञानम। प्रत्यभिज्ञानम का अर्थ क्या है? प्रत्यभिज्ञानम का अर्थ अर्थात पहचान। तो यहाँ पर किस चीज़ का वर्णन किया गया होगा? यहाँ पर वर्णन किया गया है पांडवों का अभिमन्यु से मिलन के बारे में वर्णन किया गया है। जो पंचरात्रम हमारा नाटक है, किसके द्वारा लिखा गया है? पंचरात्रम। तो यहाँ पर थोड़ी सी पंचरात्रम के बारे में जान लीजिए। पंचरात्रम में सबसे पहले हमारा जो पंचरात्रम है, इसके रचयिता कौन है? तो पंचरात्रम के रचयिता है भास। भास के 13 नाटकों में पंचरात्रम एक नाटक है जो किस पर आधारित है, जिसका उपजीव्य क्या है? महाभारत। क्या है? महाभारत। महाभारत आधारित ये नाटक है पंचरात्रम। ये भास लिखा हुआ है, महाकवि भास। कहीं आप बोलो मैम तो सीधा ही भास नाम ले रही है, भास जी लिख सकते हैं आप इसे, कि भास जी द्वारा ये लिखा गया है पंचरात्रम। हमारा जो ये पाठ है पंचरात्रम, ये भास जी के द्वारा लिखा गया है, महाकवि। और ये पंचरात्रम किस पर आधारित है? तो ये महाभारत पर आधारित है। और इसमें वर्णन क्या है? तो इसमें ये वर्णन किया गया है कि जो अभिमन्यु है, पांडव पुत्र अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु, तो ये यहाँ पर पांडवों से मिलन का वर्णन किया गया है। इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है जानने के लिए, सिर्फ आपको ये याद रखना। और इसमें अध्याय पूछे जाए तो इसमें 4 अध्याय हैं। पंचरात्रम है लेकिन अध्याय कितने हैं? 4 अध्याय हैं। भास के द्वारा लिखा गया है, महाभारत अध्याय आधारित है। और प्रत्यभिज्ञानम, हमसे ये पूछा जा सकता है कि प्रत्यभिज्ञानम ये पाठ कहाँ से लिया गया है? तो ये पंचरात्रम, पैसे प्रत्यभिज्ञान, पैसे पंचरात्रम से आप इसको याद रखोगे। अब पाठ आता है हमारा लोहतुला। क्या है? लोहतुला अष्टमय पाठ है, जो है हमारा अष्टमय पाठ है। लोहतुला। लोहतुला से यहाँ पर क्या है? लोहे का तराजू। क्या है? लोहे का तराजू, जो लोहे की जिनको हम ताकड़ी बाट बोलते हैं, जिनसे हम सामान को तोलते हैं, जैसे ये होती है और ये होती है, और इसके इस प्रकार धागा, और ये यहाँ पर पकड़ने की चीज़ होती है, यहाँ पर कुछ लगा हुआ होता है, इसको बीच से पकड़ के उठाया जाता है, यहाँ पर वजन रखा जाता है, यहाँ पर वजन, और नापा जाता है कि ये बराबर होती है कि नहीं है, कम है कि ज़्यादा है। तो इसको ही हम तराजू बोलते हैं। तो ये क्या है? हमारी लोहे की तराजू पाठ है। यह पाठ किसके द्वारा लिखा गया है और कहाँ से ये कहानी ली गई है? तो ये कहानी ली गई है विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया पंचतंत्र के मित्र भेद नामक
तत्व उस तंत्र से लिया गया है। तो ये हमसे पूछा जा सकता है कि ये किस तंत्र से है। तो ये लौह तुला किस तंत्र से है? ये है मित्र भेद। मित्र भेद पंचतंत्र का एक तंत्र है जो किसके द्वारा लिखा गया है? विष्णु शर्मा के द्वारा। विष्णु शर्मा के द्वारा ये लिखा गया है। आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। फिर आप बोलोगे मैम आपने ये नहीं दिया पीडीएफ। मैं आपको ये पीडीएफ एज इट इज़ नहीं दे सकती जैसा मैं लिख रही हूँ। क्यों नहीं दे सकती मैं आपको बताती हूँ। मैं जैसे ही ये वीडियो सेव करती हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली, वैसे ही क्या होता है कि जो ये हमारी ये है, ये जो भी चीज़ें मैंने लिखी है वो अपने आप इरेज हो जाती है पीडीएफ से। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप साथ साथ लिखते चलिएगा कि ये जो लौह तुला पाठ है ये हमारा कहाँ से लिया गया है। तो ये मित्र भेद से लिया गया है। और मित्र भेद कहाँ का है? तो पंचतंत्र में से एक तंत्र है और जिसके रचयिता कौन है? पंडित विष्णु शर्मा। और ये सिर्फ और सिर्फ कथा में और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इस कथा में सिर्फ यही है कि ये संपूर्ण कथा किसके आधार पर घूमती है? लौह की तराजू के आधार पर ही घूमती रहती है। इसमें विष्णु शर्मा का समय दिया गया है तो वो पता होना चाहिए। विष्णु शर्मा का समय क्या है? तो ये हमारा समय हो जाएगा 200 ईस्वी से 600 ईस्वी के मध्य। 600 ईस्वी के मध्य में NCERT में हमारा ये समय दिया गया है। तो हमसे यही सही, अगर इसका समय पूछ लिया जाता है तो हमें यही सही मानना होगा क्योंकि NCERT में यही सही दिया गया है। अब पाठ आता है 9वां पाठ, जिसका नाम क्या है? सिकता सेतु। क्या है? सिकता सेतु। सिकता क्या होता है? सिकता होता है बालू रेत और सेतु क्या होता है? पुल। बालू रेत का पुल। रेत क्या होती है? रेत अर्थात मिट्टी। मिट्टी का पुल। तो यहाँ पर ये कहानी क्या है? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से ली गई है। तो ये सिकता सेतु जो है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर से। कहाँ से लिया गया है? कथा सरित सागर। कथा सरित सागर के 7वें लंबक से लिया गया है। कौन से लंबक से? 7वें लंबक से, सप्तम लंबक। तो सबसे पहले तो हमसे यही प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि जो कथा सरित सागर है इसके रचयिता कौन है? तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके रचयिता है सोमदेव जी। इसके बाद हमसे ये पूछा जाएगा कि जो सोमदेव है इसकी रचना का नाम क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा कथा सरित सागर। फिर तीसरा प्रश्न ये बनता है कि जो सिकता सेतु है ये किस कथा संग्रह से लिया गया है? तो ये हमारा हो जाएगा सिकता कथा सरित सागर, अर्थात क्या है? कथा सरित सागर से ये हमारा लिया गया है। और इसके बाद जो है सिकता सेतु, ये 3-4 प्रश्न बन गए। अब हमसे पूछा जा सकता है कि कथा सरित सागर किस में विभक्त है? जैसे अध्यायों में, प्रकरण में, उसमें प्रपाठक में, या फिर लंबक में, या फिर तंत्र में। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो जो हमारा कथा सरित सागर है ये किस में विभक्त है? लंबक में। और टोटल इसमें कितने लंबक है? तो ये प्रश्न भी हमसे पूछा जाएगा। कथा सरित सागर में टोटल लंबक कितने हैं? कथा सरित सागर में लंबक हो जाएंगे टोटल 18। कितने लंबक है? 18 लंबक है। ये आप नोट्स बनाते चलिएगा। फिर आप बोलोगे मैम आपने तो दिया ही नहीं हमें कुछ भी। 18 लंबक है। मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं आप सभी के लिए नोट्स भी बनाऊं और आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊं, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं आपको ना तो कोई फीस वगैरह आपसे ले रही हूँ और मेरे पास इतना ही समय होता है जितना समय मैं आपको दे पाती हूँ। तो इससे ज़्यादा प्लीज़ उम्मीद मत कीजिएगा। और ये जो स्टूडेंट्स मुझसे
कमेंट करके मेरा नंबर मांग रहे हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको किसी को भी नंबर नहीं दूंगी, तो आप मुझसे नंबर वगैरह ना मांगे, फ़ोन नंबर, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं किसी को भी नंबर उठा करके दे दूं और फिर आपके सिर्फ़ और सिर्फ ये डाउट ही बताते रहूं कि जो आपका डाउट है वो ये है। मैंने आपको बोल रखा है कि आपका जो भी डाउट हो आप कमेंट में लिखो, आपको ज़रूर जब भी मुझे समय मिलेगा आपका डाउट का रिप्लाई अवश्य किया जाएगा। इसलिए नंबर वगैरह मत मांगिए। और बस यही है कि आप या फिर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी मुझे इतना समय नहीं मिल पाता है कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूं, लेकिन अगर आप यूट्यूब चैनल पर कमेंट करते हैं तो 8 बजे के बाद, नाइट में 8 बजे के बाद किसी भी समय आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जा सकता है। तो आप ये मत किया कीजिए कि आपने एक बार कमेंट कर दी आप फिर से वही कमेंट बार बार करें। आपको रात को 8 बजे के बाद कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा अगर पॉसिबल होगा तो। अगर आप फालतू के ही कमेंट करोगे तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आएगा। इसलिए आप जो आपके लिए काम का हो, जो आपके डाउट हो वो ही पूछे, फालतू के डाउट आप नहीं पूछोगे। और अब हम आते हैं अपने वापस टॉपिक पर। तो ये हमारा जो 9वां पार्ट है इसका नाम है सिकता सेतु, जिसका नाम है सिकता सेतु का अर्थ है बालू रेत या मिट्टी का पुल। तो ये जो लिखा गया है, सिकता से हम ग्रहण करते हैं स से सिकता, स से सोमदेव। तो ये कहाँ से लिया गया है? सोमदेव के कथाश्रित सागर से। और कथाश्रित सागर में टोटल कितने लंबक है? तो 18 लंबक है। और ये सिकता सेतु पाठ कौन से लंबक से लिया गया है? तो ये 7वें लंबक से लिया गया है। अब बारी आती है सोमदेव का अन्य परिचय जानने की। और मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो 7वां लंबक है हमारा, 7वां लंबक, इसका नाम क्या है? तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है क्योंकि हमारी NCERT के पुस्तक में दिया है। तो इसका ये जो 7वां लंबक है इसका नाम क्या है? इसका नाम है रतन प्रभा। क्या नाम है? रतन प्रभा नाम है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। 7वें लंबक का नाम क्या है? रतन प्रभा नाम है। फिर आता है हमारे सोमदेव जी का परिचय। जो हमारे महाकवि सोमदेव जी हैं इनका परिचय हम जान लेते हैं। तो सोमदेव की रचना हमने एक जान ली है। इसके बाद ये सोमदेव क्या है, ये निवासी कहाँ के हैं? तो ये है कश्मीर के निवासी। कहाँ के हैं? कश्मीर के निवासी, कश्मीर के। और ये पंडित कहाँ के थे? तो ये कश्मीर के राजा, कश्मीर के राजा अनंत देव के सभा पंडित थे। कहाँ के पंडित थे? या ये पूछा जा सकता है कि ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये थे अनंत देव के दरबार में। फिर आता है कि जो सोमदेव है इन्होंने किसके आधार पर ये कथाश्रित सागर की रचना की थी? तो ये कहाँ की है? ये की है रानी सूर्यमती के मनोविनोद के लिए कथाश्रित सागर की रचना की है। रानी सूर्यमती कौन है? रानी सूर्यमती है राजा अनंत देव की पत्नी। राजा अनंत देव की पत्नी कौन है? रानी सूर्यमती। और रानी सूर्यमती के मनोविनोद के लिए, क्योंकि पहले आप सभी को पता है फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, तो जिन लोगों को मनोरंजन करना होता था वो क्या करते थे? वो कवि रखते थे और कवियों से रचना करवाते थे। और फिर उन रचनाओं को, ग्रंथों को पढ़ करके जो लोग हैं, जो राजा है, रानी है या अन्य लोग हैं, वो क्या करते थे? अपना मनोरंजन करते थे उन कहानियों को पढ़ करके और उन्हीं से शिक्षा ग्रहण करते थे। तो यहाँ पर रानी सूर्यमती के मनोविनोद के लिए ही कथाश्रित सागर की रचना की गई है। कथाश्रित सागर में 18 लंबक है। और जो सिकता सेतु पाठ है ये 18 लंबकों में से 7वें लंबक से लिया गया है। और 7वें लंबक का नाम रत्न प्रभा है। जो हमारे सोमदेव है वो कहाँ के निवासी है? कश्मीर के निवासी है।
तो अब बारी आती है कि जो ये हमारा पाठ है सिकता सेतु, बालू रेत या मिट्टी का जो पुल है, ये पाठ का नाम क्यों रखा गया, क्या कहानी है इसके अंदर। इसके अंदर कहानी ये है कि एक बालक होता है जो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ तपस्या करता है और कहता है कि मैं तपस्या से पूरा ज्ञान प्राप्त कर लूँगा। मान लीजिए अगर आज आप अगर पढ़ाई ना करो और तपस्या करने पर बैठ जाओ तो क्या आप तपस्या के माध्यम से आपको सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा। तो वो क्या करता है कि वो स्कूल में नहीं जाता है, ना ही किसी गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने जाता है, और एक तपस्या करने बैठ जाता है और कहता है कि मुझे तपस्या से ही समस्त ज्ञान हो जाएगा। इस पर इंद्र भगवान आता है उसको शिक्षा लगाने के लिए। तो वो क्या करता है, इंद्र भगवान उसके पास आकर के, बालू मिट्टी होती है तो बालू मिट्टी में बैठ करके वो क्या करता है, जैसे हम बचपन में क्या करते थे, मंदिर वगैरह बनाते थे मिट्टी में, ऐसे मिट्टी से मंदिर वगैरह बनाते थे हम। तो वो क्या करता है, बालू मिट्टी से पुल बनाने लग जाता है इंद्र भगवान। तो इस पर वो क्या है, जो बच्चा होता है जो तपस्या कर रहा होता है वो हंसने लग जाता है और वो कहता है कि तुम ऐसी मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हो, बालू मिट्टी से क्या कोई पुल बनाया जा सकता है? तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है, क्योंकि बालू मिट्टी तो आप सभी को पता है, बालू मिट्टी जैसे ही आप रखोगे और वो क्या है, बिल्कुल छन करके नीचे गिर जाएगी और इससे कोई पुल वगैरह नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जब वो इंद्र भगवान से कहता है कि तुम पागल हो क्या, तुम मूर्ख हो क्या, तुम बालू मिट्टी से पुल बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्या कभी तूने सुना है कि बालू मिट्टी से पुल बन सकता है? तो इस पर जो इंद्र है वो कहता है कि अगर तुझे बिना अध्ययन किए, बिना पढ़ाई किए, बिना गुरु के पास जाए तपस्या से तू ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो मैं भी बालू मिट्टी से पुल बना सकता हूँ। इस पर वो बालक समझ गया कि ये मुझे क्या शिक्षा देना चाहता है, और वो बालक तपस्या छोड़ करके क्या करने लग गया, शिक्षा ग्रहण करने लग गया गुरु के पास जा करके। तो इसी में यही कहानी दी गई है। वेरी इम्पोर्टेंट हमारे लिए सिर्फ यही है कि ये जो सिकता सेतु पाठ है ये कहाँ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है, ये हमने सभी जान लिया है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। कहानी के बारे में हमसे नहीं पूछा जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ वैसे ही जाना है ताकि आप सभी को भी याद रहे। अब हम करते हैं आगे का पाठ, जो हमारा पाठ है 10वां पाठ। 10वें पाठ का नाम है जटायोः शौर्यम। क्या नाम है? जटायोः। दसवां पाठ है जटायोः शौर्यम। यहाँ पर जटायु कौन है? तो जटायु है जो आप सभी को पता है, जब माता सीता को उठा करके ले करके जा रहे थे स्वर्णमयी मृग के माध्यम से, जब सीता उनके पीछे पीछे हो जाती है रावण के, और जब रावण उठा करके ले जाता है, तो जटायु कौन है? एक पक्षी है। कौन है जटायु? एक पक्षी है, बहुत बड़ा पक्षी है, जो माता सीता की रक्षा करने के लिए रावण से लड़ जाता है। तो यहाँ पर रावण से लड़ते हुए का वर्णन किया गया है जटायु का, कि जटायु ने किस प्रकार अपनी शूरता दिखाई और वो रावण से भी लड़ बैठा माता सीता को बचाने के लिए। लेकिन अंत में क्या हो जाता है कि जो रावण है वो जटायु का वध कर देता है। क्या कर देता है? वध कर देता है। लेकिन फिर भी जटायु की वीरता का गान किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि जटायु ने अपना बहुत ही पराक्रम, अपनी शूरता, अपनी वीरता दिखाई माता सीता को बचाने के लिए। तो यहाँ पर यही कहा गया। अब बात आती है, हमसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाएगा कि ये जो जटायु शौर्यम है इसका उपजीव्य क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा रामायण। उपजीव्य से क्या है कि ये रामायण से लिया गया है जटायु शौर्यम पाठ। और रामायण के रचयिता आप सभी को पता ही है, आदि कवि वाल्मीकि जी है। कौन है? आदि कवि वाल्मीकि।
तो ये आपको पता ही है। और ये कौन से कांड से लिया गया, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो ये कांड कौन से लिया गया है, ये लिया गया है अरण्य कांड से। कहाँ से लिया गया है, रामायण के अरण्य कांड से ये पाठ लिया गया है। और ये कांड हमसे स्पेशली पूछा जाएगा और पूछा भी गया है प्रीवियस एग्ज़ाम में कि जटायु की शूरता का वर्णन रामायण के किस कांड में वर्णित है। तो ये हमारा हो जाएगा अरण्य कांड में। किस में, अरण्य कांड में, क्योंकि जब सीता और राम और ये सब क्या है अरण्य कांड में रह रहे होते हैं, अर्थात अरण्य वन में रह रहे होते हैं, तभी रावण उसको उठा करके सीता को ले जाता है। तो फिर ये जो जटायु की शूरता का वर्णन है ये भी किस में होगा, अरण्य कांड में होगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है और इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हमारा आता है पार्ट नंबर सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट रहता है हमारा जो वांग्मन। पाठ का नाम है वांग्मन है प्राण स्वरूपम। क्या नाम है पाठ का, वांग्मन है प्राण स्वरूपम। वांग्मन है प्राण स्वरूपम अर्थ क्या है, वाणी, मन और प्राण का स्वरूप। तो हमसे इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं पूछा जाता है, हमसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि ये जो वांग्मन है प्राण स्वरूपम है, ये पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, किस उपनिषद ग्रंथ से लिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। क्या है, पूछा भी गया है ये पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ये हमें पता होना चाहिए। किस ग्रंथ से लिया गया है ये पाठ, तो ये लिया गया हमारा उपनिषद। कौन से उपनिषद ग्रंथ से लिया गया है, तो ये लिया गया है छांदोग्य उपनिषद से। किस उपनिषद से, छांदोग्य उपनिषद से। ये पूछा भी गया है और यही सेम क्वेश्चन हमारे टीजीटी के एग्ज़ाम में भी, जब चंडीगढ़ टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी पूछा गया था कि ये जो वांग्मन है प्राण स्वरूपम है ये किस पाठ से लिया गया है, किस उपनिषद ग्रंथ से लिया गया है। तो ये हमारा लिया गया है छांदोग्य उपनिषद से। अब बात आती है कि इसमें किस किस का संवाद वर्णित है, तो ये हमारा हो जाएगा श्वेत केतु और आरुणि। श्वेत केतु और आरुणि का संवाद इसमें वर्णित है। तो हमसे सिर्फ और सिर्फ यही नहीं पूछा जा सकता कि वांग्मन है प्राण स्वरूपम किस उपनिषद से है, ये भी पूछा जा सकता है कि श्वेत केतु और आरुणि संवाद किस उपनिषद में वर्णित है। तो ये हमारा हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद में। किस उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु और आरुणि का संवाद। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, ये किस में वर्णित है, छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। और कुछ हमें ये याद नहीं करना है वांग्मन है प्राण स्वरूपम इस पाठ से रिलेटेड। बस हमारे सिलेबस में सिर्फ इतने ही लगे हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखते हैं, मैंने ये डॉक्यूमेंट सेव तो किया है, अगर सेव हो गया होगा तो ये आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये पूरी PDF भेज दी जाएगी। अगर ये सेव हुई है तो जितना मैंने आपको कंटेंट अभी लिख करके आपके सामने दिया है वो सेव हो गई होगी तो आपको भेज दी जाएगी। और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, बने रहे हमारे साथ इसी चैनल पर। धन्यवाद।